हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो जैसे कि आप जानते हैं आज 7 जुलाई को आपके सीटेट का एग्जाम था। तो आपका एग्जाम किस प्रकार से रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, पूरा पेपर एनालिसिस कर लेते हैं और पूरे सही और सटीक उत्तर के साथ। तो आप लोग भी अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आपको पेपर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे, पूरे 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा सबसे पहले सीडीपी के, उसके बाद हम लोग सभी सब्जेक्ट के देखेंगे, एसएसटी के, साइंस के और लैंग्वेज में आपके हिंदी का और क्या कहते हैं इंग्लिश का और संस्कृत का, सभी सब्जेक्ट के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीडीपी के देखेंगे, ओके। तो जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कथन और कारण के क्वेश्चन है। तो एक अभिकथन में है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ये आपका अभिकथन है। और कारण में क्या कहा है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके भी सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो ये बात तो गलत है, सहयोग कार्य और समूह क्या कहते हैं बातचीत से बचना चाहिए, ये बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज गलत होगा, आपका अभिकथन जो है वो सही है। तो इसलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, ए सही है और लेकिन आर यहाँ पे गलत है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका है ए की एंड द कॉमनली, आप लोग हिंदी वाला देख लीजिएगा और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या कहते हैं इंग्लिश वाला दोनों देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। तो यहाँ पे कहा है कॉमनलिटी इन द पियाजे एंड वाइगोत्स्की थियरी। तो दोनों के बीच में कौन सी चीज ऐसी है जो कि कॉमन है। तो कॉमन क्या है, वो है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, ठीक है। यही जो है कॉमन है दोनों के, वाइगोत्स्की और पियाजे के। तो जिन्होंने थर्ड वाला ऑप्शन राइट लगाया होगा, ऑप्शन पे सही टिक किया होगा, उसका राइट होगा यहाँ पे भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। आगे देखेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा, बच्चों की स्वयं एवं शिक्षा में संलग्नता पर जुड़ा होगा। हम आपका ये वाला ऑप्शन सही से देखे नहीं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में हम आपको आंसर बताना चाह रहे थे, ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग होने जा रहा था, लेकिन सही हो गया। यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा, ठीक है। बच्चों की स्वयं एवं जुड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। भाषा और विचार पे चिंतन, ये वाला ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। तो थर्ड वाला आपका क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड वाले में आपका है छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का सही वर्णन करता है। तो इसमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्तरदायी शिक्षक का सही वर्णन करता है। तो जिसमें है सुविचरित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। मानकीकृत तो नेगेटिव वर्ड है आपका, ये तो होगा नहीं मानकीकृत। तो इसमें से आपका तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आई थिंक इसमें आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो मानकीकृत आपका यहाँ पे होगा नहीं, स्टैंडर्ड, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो किस प्रकार से भिन्न होते हैं, गुणात्मक में भिन्न होते हैं या मात्रात्मक में भिन्न होते हैं। ये तो हमेशा क्वेश्चन ये आता रहता है, सदाबहारी क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया था कि बच्चों की सोच वयस्कों में गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। दूसरा है बच्चों के सोच को जो है यहाँ पे मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है और वयस्कों पर निर्भर करती है, तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। ये यहाँ पे बात सही नहीं है। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा, गुणात्मक होगा या मात्रात्मक होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर राइट होगा, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, ओके। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। तो सबसे अधिक बढ़ावा देने की जो है संभावना, इसमें से कौन सा ऑप्शन में सही होगा। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में है संशोधित नोट्स प्रदान करना, दूसरा है याद करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपका और यहाँ पे है अंक देना, ये सभी बातें यहाँ पे गलत है। बाकी यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ओके। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के रूप में क्या संबंध है। तो इसमें है आपका भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और भाषा और विचार विकास की जो है जटिल
विनिमय प्रक्रियाएं हैं। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, भाषा विचार जो है भाषा को आकार देती है। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर राइट होगा? आपने किस ऑप्शन पे राइट लगाया हुआ है कमेंट करके बताइएगा। तो जो है इसमें हो जाएगा, तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, विचार और भाषा के जटिल। ठीक है, तो आगे देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें है, एक शिक्षिका जो है खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो इसमें से कौन सा होगा आपका ऑप्शन? तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता हो जाएगा। ठीक है, ना तो भाषाई बुद्धि होगा, ना ही शारीरिक गतिमेय बुद्धि होगी, और ना ही यहाँ पे होगा आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, बुद्धिमत्ता तो आपका हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है आपका क्या? 8 नंबर में है आपका, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। कब होती है सबसे अधिक प्रभावी प्रक्रिया? जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि यह क्या कर सकता है। ठीक है, और अगला है, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तो ये बात तो गलत है। और नेक्स्ट है आपका, यह छात्रों को तुलनात्मक रूप श्रेणी प्रदान करता है। ये भी गलत है। और अगला है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और क्या कहते हैं पश्चात भी होता है, तो ये क्या कहते हैं, यह तो बात ये सही है। तो दोनों में से इसमें कौन सा सबसे सही आंसर है? तो सबसे सही आंसर यहाँ पे आपका चौथा वाला हो जाएगा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रतिक्रिया छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी हो सकती है, सीखने और सीखने के दौरान पश्चात भी। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने चौथे ऑप्शन पर टिक किया होगा उसका राइट है। नेक्स्ट है आपका, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्ति करती है। कार्य के दौरान छात्र जो है वो संपूर्ण महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो इसमें है आपका अनुकूल हो, आई थिंक छात्र को अलग कार्य सौंपे और योग्यताओं के अनुकूल हो। नेक्स्ट है आपका, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करें। हाँ, यहाँ पर ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे सही आंसर यहाँ पे दूसरा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर तुरंत प्रदान नहीं करना, ये गलत है। स्वयं हल करने का प्रयास करना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो पहला आपका दिया हुआ है मनोसामाजिक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है आपका व्यक्तित्व विकास, चौथा है भावनात्मक विकास। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मनोसामाजिक विकास। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो पहला है रोड, दूसरा है रिसेप्टिव, तीसरा है आपका डिस्कवरी और चौथा है आपका मीनिंगलेस। ठीक है, तो अर्थहीन, आई थिंक मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन होगा। तो इसमें से आपका क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका खोज आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खोज आधारित आंसर जिन्होंने टिक किया होगा उसका राइट हो जाएगा। वैसे आपका सीडीपी का पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था, पिछली बार से ज़्यादा आसान है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों का 26 से 27 नंबर तो आने ही चाहिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो किस तरह से देखा जाता है? ज्ञानवर्धन और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, मासूम और आज्ञाकारी केवल। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, क्या बताता है? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की प्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो पहला दिया हुआ है, अक्षर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला आंसर राइट होगा, या अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, तो जिन्होंने इस वाले आंसर क्या कहते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पर टिक किया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर एसर्शन के क्वेश्चंस हैं ये। तो जिसमें पूछा है एसर्शन में हाँ आपका 14 नंबर हो गया। तो
15 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री या पुरुष की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण में है जेंडर और जेंडर भूमिकाओं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसमें से दोनों में से क्या राइट होगा, क्या कथन होगा, तो आई थिंक इसमें से आपका हो जाएगा फर्स्ट तो सही है। अभिकथन इसमें जो कह रहा है ये तो बात तो सही है, बट जो यहाँ पे आर है, जो कारण है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे आपका ए सही रहेगा और क्या कहते हैं आर आपका गलत रहेगा। ठीक है, तो जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट में आपका है अभिकथन कारण के कई क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। तो इसमें भी कहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण में है ज्ञान उत्पादन एवं निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। तो इसमें से क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इसमें से भी आपका जो है कथन, जो अभिकथन कह रहा है वो तो सही है, बट जो यहाँ पे कारण है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीका, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप, व्याख्यान, प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। तो यहाँ पे क्या बाधा डालेगी? तो उभरी हुई रेखा पर ये तो कर लेगा बच्चा अगर दृष्टिबाधित रहेगा, ग्राफिक्स सामग्री स्पर्शनीय ये भी कर लेगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी, व्याख्यान, प्रतिलेखन। तो यहाँ पे जो है नोट्स वाला नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी से यही बाधा डालेगा बच्चे के, जो बच्चा जो दृष्टिबाधित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित युग्म है? तो सही सम्मिलित युग्म इसमें से कौन सा होगा आपका? जैसे कि पहला दिया हुआ है रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल होते हैं। तीसरा है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों में महारत शामिल होते हैं। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा तो यहाँ पे गलत ही है, आपको दिख ही रहा है, बट जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है मानव संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, तो ये बात भी यहाँ पे क्या यहाँ पे पूछा है, सही युग्म सम्मिलित करता है। मानव संदर्भित मूल्यांकन, हाँ यहाँ पे ये बात सही है, तुलना ही करना होता है मानव संदर्भित मूल्यांकन का। तो जो जिस तरीके से मानव संदर्भित मूल्यांकन किया जाता है तो वहाँ पे तुलना करना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका चौथा वाला सा राइट हो जाएगा। 18 का 19 नंबर देखेंगे। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़कों की विशेष लड़की है, लड़का है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। लड़की विशेष संगीतकीय क्षमता रखती है, लड़की है 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतकीय क्षमता रखती है। वैसे भी सुनीता लड़की ही तो होगी। इसके माता पिता दोनों के निपुण गायक हैं और वे सुनने और अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए परीक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किस कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण। ओके, तो फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आपका है लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया हुआ है, तो किस विधि का प्रयोग किए हैं? तो इसमें से आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। ठीक है, समालोचना करना। ठीक है, तो इसका चौथा वाला राइट हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग का। ओके, अगला देखेंगे सर्सन के क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं अभिकथन कारण के। इसमें कहा है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हैं। और आर कथन में है आपका सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होते हैं। तो क्या होगा इसमें से? तो सीखना पक्का तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है, तो आई थिंक इसमें से क्या सही है क्या गलत है? तो जो यहाँ पे अभिकथन में कहा है ये तो गलत ही है, और जो यहाँ पे अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक कहा ये भी गलत है, तो इसमें से आपका दोनों ही गलत हो जाएगा, ए आर दोनों गलत है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शालीनता के संदर्भ में सही है? तो शालीनता के संदर्भ में कौन सा इसमें सही होगा? शालीनता केवल वातावरणीय कारणों के कारण होता है, नो। ऑटिज्म जो है वातावरण के कारण नहीं होता है केवल,
दूसरा है आपका स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, जिसमें सुधार लाया जा सकता है। स्वलीनता वाले लोग जो होते हैं कम से कम विशेष कौशल होते हैं। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, तो ये बात सही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, ये तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है एक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में है आपका, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो पहला है व्याख्यात्मक शिक्षण, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा है अनुबंधन अधिगम और चौथा है रटकर सीखना। तो इसमें आपका पारस्परिक शिक्षण होगा, ठीक है। तो पारस्परिक शिक्षण होगा आपका, ठीक है। पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा आपका, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर में कहा है संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जिसमें ऑप्शन में आपका फर्स्ट दिया हुआ है पर्यावरणीय कारक, दूसरा वंशानुक्रम गत कारक, तीसरा है उत्पत्ति मूलक कारक, चौथा है मानव जाति कारक। तो कौन सा कारक होगा इसमें से? तो केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर भी नहीं होगा, हो सकता है, और केवल वंशानुक्रम कारक भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और क्या कहते हैं एथनिक फैक्टर्स, मानव जाति कारक। तो इसमें से क्या सही होगा? संवेदनशील से है दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें हम लोग जाएंगे इन्वायरमेंटल की तरफ, ठीक है, पर्यावरणीय कारक की तरफ जाएंगे। ओके, जिसमें आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। जिन्होंने इस पर लगाया होगा आई थिंक उसका सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट में आपका लंबे और जटिल गद्यांश देगा, दूसरा है अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, तीसरा है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से, चौथा है आपका उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तो ग्रेड और प्रदान तो नहीं करना है और ध्वन्यात्मक परीक्षण के द्वारा भी नहीं, लंबे जटिल गद्यांश को भी देकर के नहीं, अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से ही नहीं। तो यहाँ पे आपका तीसरा ही सही होगा, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पे थर्ड वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा है निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? जिसमें आपका फर्स्ट में दिया हुआ है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, और तो दूसरा है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि के भिन्न कारण क्या हैं। तो इसमें हो सकता है कई सारे, और तीसरा है भारत की राजधानी क्या है, भारत में कितने राज्य हैं। तो इसमें आपका दूसरा वाला सही होगा, ठीक है। इसमें विशेषता लेकर के चिंतन करके बच्चा दिमाग में सोच विचार करके इसमें बताएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा है तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, यही होगा आपका, ठीक है। दूसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। 26 का 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा है शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बात तो सही है। दूसरा है बच्चों में गलत धारणाओं में निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो विपरीत उदाहरण प्रदान करना है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण देना है। यही बात, तरीका तो नहीं हो सकता है केवल उदाहरण दे दो, बच्चा नहीं सीखेगा कुछ गलत। तो जो है इसमें से आपका दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा है प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर, जिसमें शिक्षक और अशिक्षक दोनों पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। इसमें पूछा है एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है, शर्म को, इसमें कहा शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, भावनाएं जो है व्यक्तिपरक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो यहाँ पे कथन सही है बट कारण जो है गलत है 28 का, ठीक है। 29 नंबर देखेंगे जिसमें पूछा है क्वेश्चन में विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचना और विश्लेषण की आवश्यकता हो, और केवल तो नहीं करना है। विद्यार्थियों में उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें से क्या सही होगा? तो इसमें जो है आपका फर्स्ट वाला सही होगा, ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनमें जो है निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, जिसमें कहा है समावेशी कक्षाओं में क्या है? अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। दूसरा है आपका बच्चों के लिए बीच हर तरह की भिन्नताओं को दूर करने के लक्ष्य रखते हैं। तो आगे है आपका पहचानना, बच्चा दर से और एक ही समय में सीखेगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 30 का यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा।
ठीक है। तो इसके आगे हम लोग हिंदी का पूरा सही और सटीक उत्तर के साथ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग हिंदी का देखेंगे। ठीक है।